वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 17 चैप्टर मौत का पहाड़। ये इसका लास्ट चैप्टर है और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। ये कहानी एक चित्रकथा है। इचरो और चिरो दो भाई थे। दिन भर वे अपने खेतों में काम करते थे। शाम को जब वे घर लौटते तो उनकी माँ सुमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी और कहती, आओ मेरे बेटों, भोजन तैयार है। पर कुछ दिनों से इचरो और चिरो उदास रहने लगे थे। वह अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे हुए पहाड़ की ओर देखा करते थे। वहाँ का ये प्रचलित नियम था कि 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बेटे इसी पहाड़ पर लाकर छोड़ जाएं। यह नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था। इसके पीछे विचार यह था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है तो वे परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं। इसी कारण ये प्रथा थी कि 70 वर्ष के होते ही बूढ़ों को इस पहाड़ पर लाकर छोड़ जाया जाए। इस नियम में यह बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपने वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। और एक शाम सुमी ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, आज पूर्णमासी है और आज मैं 70 वर्ष की हो गई हूँ। अब इस राज्य के नियम के अनुसार तुम मुझे उस पहाड़ पर पहुँचाओ जहाँ अब से कोई लौट कर नहीं आता। दोनों बच्चों ने कहा, माँ, हम ऐसे शब्द सुन नहीं सकते। तुम तो इतनी चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान हो, तुम्हें हम वहाँ क्यों पहुँचा के आएँ? तो सुमी ने कहा, मेरे बच्चों, कानून को तुम कैसे लड़ोगे? और कोई चारा भी तो नहीं है। और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर में घूम घूम कर चारों ओर देखा। कपड़े सब दुरुस्त हो गए हैं और मैंने आखिरी खाना भी बना दिया है। ये कहकर वह बाहर की ओर चल दी। उसकी होली की तैयारी थी और यात्रा शुरू हो गई। यात्रा काफ़ी लंबी थी। आखिरकार वह पहाड़ की तलहटी पर पहुँचे। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी। वह खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी, पर अपने बेटों के लिए लौटने के लिए निशान छोड़ती जा रही थी और वह हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में ही सोच रही थी। वे कोहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जुग जुग जियो मेरे बेटों, ऐसा आशीर्वाद देते हुए उसने कहा कि ध्यान रखना, जिस राह से आए हो उसी से वापस लौटना। और अलविदा कहकर अपने बच्चों को वहां से विदा किया। उन्होंने भी कहा, हमारी प्राण प्यारी माँ, यानी प्राणों से प्यारी माँ। इचरो और चिरो झट से घूमे और लौट पड़े। समझदार और प्यारी माँ के बिना घर कितना सूना सूना लगेगा। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, दुख तकलीफों में साथ बड़ा किया, उसे परित्याग करना कितना शर्मनाक है। ऐसा कहकर वह घर की ओर चल दिए। अंधेरा हो चला था और बर्फ भी गिरने लगी थी। उतावली में भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। उन्हें जल्दी थी, इसलिए उन्होंने रास्ता बदल दिया। अचानक बर्फ के फाहे घने होने लगे और ज़ोरदार तूफान शुरू हो गया। अब कैसे जाएं और हम कहाँ जाएं? इचरो, हम रास्ता भटक गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है। और निराश होकर वे वापस पहाड़ी की चोटी की ओर दौड़ पड़े। माँ, तुम कहाँ हो? हम रास्ता भटक गए हैं। बर्फ में से सन्न होकर अधमरी सी सुमी झाड़ियों के पीछे पड़ी थी, पर उसमें चेतना आई। बच्चों को मेरी ज़रूरत है। इचरो और चिरो ने उसे डोली में बिठाया और घर ले चले। वे देखो, टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं ना, उसी रास्ते चलो मेरे बच्चों। बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी ने उन्हें पहाड़ के नीचे ले आई और उनका घर आ गया। हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे माँ, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना सहना पड़े। इचरो और चिरो ने सुमी की झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया ताकि गांव वाले और सिपाही को उसका पता ना चल सके। वे तीनों बड़े आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा ने सभी परिवारों के पुरुषों को बुलवाया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ काम बताऊंगा जो कि तुम सबको करने होंगे। जो लोग असफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना होगा। और फिर उसने पहला काम ये बताया कि तुम सबको राख की रस्सी बनानी है। सब लोग आपस में बातचीत करने लगे। रस्सी, और वो भी राख की? इचरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में सुमी को बताया। उसने कहा, अरे बड़ा आसान है। एक रस्सी लो, उस पर खूब नमक का पानी मलो, फिर उसे एक पतरे पर रखो और आग लगा दो। रस्सी जलने पर राख रह जाएगी, पर नमक के कारण वह बिखरेगी भी नहीं।
अगले दिन दरबार में काम पूरा कर लाए। अति उत्तम, तुम्हारे नाम क्या हैं? तो महाराज ने नाम पूछा। राजा के उनके नाम पूछने पर इचरो और चिरो ने कहा कि महाराज, हमारा नाम इचरो और चिरो है। बहुत खूब, और याद है ना, जो लोग यह काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना होगा। और बाकी सब गांव वालों को जुर्माना भरने को बोल दिया गया। अब दूसरा काम, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। अगली समस्या का हल भी सुमी के पास था। वह बोली, पहला कदम है कि एक चींटी को पकड़ो, उसके पैर में धागा बांध दो, उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने रखो। चावल के दानों की तरफ आकर्षित होकर चींटी शंख के ऊपर से निकलने के लिए रास्ता बनाएगी और फिर वो बाहर आ जाएगी। इस तरीके से शंख के आर पार धागा पहुंच जाएगा। और राजा की खुशी की सीमा ना रही। दूसरे गांव वालों को दोबारा जुर्माना भरना पड़ा। तीसरा काम था बांस के टुकड़े में जड़ और तने की ओर के सिरों को पहचानना। सुमी के पास इस समस्या का भी हल था, इसलिए उसने बच्चों को पहले से ही उसका उत्तर समझा दिया था। सुमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया। बांस के टुकड़े को पानी में डालिए, जो सिरा तैरे वह तने की ओर का है और जो डूब जाए वो जड़ की ओर का है। लाजवाब मेरे बच्चों, इस बार भी तुमने काम कर दिखाया। एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। राजा का बताया काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी हंसने लगी और उसने बताया कि अचार के इस डब्बे का ढक्कन और पेंदा हटाने से वह दोनों ओर से खुल जाएगा। अब चमड़े के गोल टुकड़े काटकर इसके दोनों ओर मढ़ दो, यानी लगा दो, मगर उससे पहले कुछ मधुमक्खियों को अंदर छोड़ दो। जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियां घबराकर उड़ी और चमड़े से टकराने लगीं, जिससे ढप 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 की आवाज़ आने लगी और ढोल अपने आप बजने लगा। राजा बोले, चमत्कार चमत्कार, मेरे बताए गए सभी काम तुमने बड़े अच्छे से पूरे किए हैं। ऐ लड़कों, मैं तुम्हें उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूँ। महाराज एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। तो दोनों ने अपना एक अपराध स्वीकार करने के लिए राजा से दरख्वास्त की। इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ हैं, जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा रखा है। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी हैं, पर हमने उन्हें नहीं जाने दिया। इस तरह हमने राज्य का नियम तोड़ा है। क्या तुमने नियम तोड़ा है? तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम लायक हो, राजा ने बड़े गुस्से के साथ कहा। तुम्हें क्षमा दिया जाता है। और वो हंसने लगे। इचरो और चिरो, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं अपने बनाए उस निर्दयी नियम को रद्द करता हूँ। महाराज, कृपा करके इन गांव वालों के दिए हुए जुर्माने भी वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे बहुत गरीब हैं और इनकी हालत भी ऐसी नहीं है कि ये इतना हर्जाना दे सकें। मैंने सिर्फ इनके रुपए लौटाऊंगा, बल्कि एक कोष स्थापित करूंगा जिसकी सहायता से ये बूढ़े माँ बाप की हर तरह की परवरिश कर सकें। ऐसा राजा ने हुक्म दिया और जल्द ही दरबार में, सुमी, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है, उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अब से तुम और तुम्हारे ये लड़के मेरे शाही सलाहकार होंगे। और उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पड़ गया, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने प्यारे माँ बाप को वहाँ छोड़ने नहीं जाना पड़ता था। तो ये कहानी ख़त्म हो गई। इसमें प्रश्न उत्तर तो नहीं है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। और इस किताब के सारे पार्ट का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से सारे पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।